दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं बहिर्जात बलों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर दो तरीके के बल कार्य करते हैं, एक अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल, यानी कि एक इंडोजेनेटिक फोर्स और दूसरा एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारी पृथ्वी पर बहता हुआ जल है। तो बहता हुआ जल पृथ्वी के ऊपर बह रहा है और ये पृथ्वी के अंदर भी बह रहा है। जो पृथ्वी के ऊपर बह रहा है उसे तो हम नदी कहते हैं, और जो पृथ्वी की सतह के नीचे जल होता है उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। तो क्या ये भूमिगत जल भी कटाव, अपरदन, अपक्षय और निक्षेपण करता है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये भूमिगत जल क्या क्या स्थलाकृतियाँ बनाता है और ये कैसे कार्य करता है। तो आइए देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो भूमिगत जल है उससे निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के स्थलाकृतियों को हम कास्ट स्थलाकृतियाँ कहते हैं, यानी कि ये चूने द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ बोली जाती हैं। और ये इसलिए जब बोली जाती हैं क्योंकि यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर ऐसी स्थलाकृतियाँ मिलती हैं, और उसी से हमारे पूरे विश्व में जो भी भूमि के गत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ मिलती हैं उन्हें हम कास्ट स्थलाकृतियाँ कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की स्थलाकृति बनने के लिए कुछ शर्तें हैं, तभी स्थलाकृतियाँ बनेंगी। क्योंकि पृथ्वी के अंदर यदि कठोर चट्टानें हैं तो इस तरीके की स्थलाकृतियाँ नहीं बनेंगी। इस तरीके की स्थलाकृतियाँ जब ही बनेंगी जबकि पृथ्वी के में चूना पत्थर या डोलोमाइट जैसी मुलायम चट्टानें हों, तब वो चट्टानें पृथ्वी के पानी में घुलकर और बहेंगी तथा पृथ्वी के नीचे स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। और दूसरा ये है कि पर्याप्त उच्चावच हो, यानी कि पर्याप्त जगह जो है वो ऊंची नीची होनी चाहिए, जिससे कि पानी कुछ रुके और पानी रुक के वो पृथ्वी के नीचे रिसाव करे। जब वो नीचे रिसेगा पानी तभी जो है इस तरीके की स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। और अगला पॉइंट ये है कि वर्षा पर्याप्त होनी चाहिए, यानी अगर इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होगी तभी ऐसी स्थलाकृतियाँ बनेंगी, अन्यथा चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी चट्टानें होने के बावजूद भी इस तरीके की स्थलाकृतियाँ नहीं बनेंगी। और अगला पॉइंट ये है कि घुलनशील चट्टानों में संधियों का विकास होना, यानी जो चट्टानें घुलनशील है उसके ऊपर जो है परत में छोटी छोटी दरारें या संधियाँ होनी चाहिए, जिससे कि पृथ्वी पर बहता हुआ जल पृथ्वी के अंदर जा सके और उस अंदर जाकर वो अपना कार्य कर सके और इस तरीके की काष्ठ स्थलाकृतियाँ यानी भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण कर सके। तो ये शर्तें होंगी तभी स्थलाकृतियों में भूमिगत स्थलाकृतियाँ बनेंगी, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ बनेंगी। और इस जल के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनेंगी वो स्थलाकृतियाँ होंगी लैपीज, यानी कि पहली स्थलाकृति ये है कि पृथ्वी पर लैपीज बनेगी, यानी कि जब पृथ्वी में थोड़े छोटे छिद्र बन जाएंगे और उन छिद्रों में, यानी कि उन घोलों में, छिद्रों में जब पानी जाएगा और वो ऊबड़ खाबड़ जहाँ पर नरम मुलायम चट्टानें होंगी वो तो चट्टानें पिघल कर और बह जाएंगी, और कठोर चट्टानें होंगी वो ऊपर ही रह जाएंगी। तो जो ऊबड़ खाबड़ इस तरीके की आकृति बनेगी उस आकृति को लैपीज नाम से जानते हैं, यानी कि जहाँ पर चूना पत्थर होगा और वो पत्थर पानी का जल स्तर ऊपर बहेगा तो मुलायम चट्टानों को पिघला कर नीचे ले जाएगा, और जब कठोर चट्टानें ऊपर खड़ी हुई रह जाएंगी तो इस तरीके की जो आकृति बनेगी उसे लैपीज नाम से जानते हैं, यानी इसका नाम लैपीज है। अगली आकृति है कि घोल रंध्र यानी सिंक होल। सिंक होल यानी घोल रंध्र जब बनेंगे जब इस पृथ्वी पर ऊपर से पानी बरसेगा और इस परत पर चूने के छोटे छोटे छिद्र बन जाएंगे, उन छिद्रों से होता हुआ पानी पृथ्वी के अंदर जाएगा तो इसे घोल रंध्र कहेंगे। और जब यही घोल रंध्र थोड़ा और गहरा हो जाएगा यानी और डीप हो जाएगा तो हम इसे विलय रंध्र कहेंगे। और ये विलय रंध्र जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब इसे डोलाइन कहेंगे। और जब ये डोलाइन दो चार मिलकर और बड़े हो जाएंगे तो इसे युवाला कहेंगे। और युवाला भी दो चार युवाला मिलकर को और खूब बड़ा सा जब क्षेत्र हो जाएगा यानी बहुत बड़ा होल हो जाएगा तो उसे पेलिये या पोल्जे नाम से जानते हैं। और ये पोल्जे बाल्कन क्षेत्र में सबसे बड़ा पोल्जे है जिसे
लिग्नोपोल्जे नाम से जानते हैं। तो ये लिग्नोपोल्जे विश्व का सबसे बड़ा पोल्जे है, यानी सबसे बड़ा रंध्र, घोल रंध्र है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि कंदराएं, यानी कि जहाँ पर चूना पत्थर होगा और चूने पत्थर पर ये अगर ऊपर से पानी रिस कर जाएगा तो ये अंदर की जगह खोखली हो जाएगी और ये कैब यानी गुफा के रूप में हो जाएगी, तो इसे कंदरा के नाम से जानेंगे, यानी कि इसे गुफा नाम से जानेंगे। और इसे कंदरा के अंदर ही कुछ और आकृतियां बनेगी, यानी कि ऊपर से जब चूने लेकर चूना पत्थर घुला हुआ पानी जब नीचे आएगा तो पानी जैसे ही नीचे टपकेगा तो उस कंदरा की छत से पानी नीचे टपकेगा तो उसमें चूने का जो जमाव है वो होता रहेगा और चूने का जमाव होते होते ऊपर से लटकते हुए स्तंभ जैसे बन जाएंगे और उन लटकते हुए स्तंभों को स्टेलेक्टाइट नाम से जानेंगे। स्टेलेक्टाइट यानी वह आकृति है जो कंदराओं की छत से लटकती हुई स्तंभों जैसी दिखाई देती है, उसे स्टेलेक्टाइट के नाम से जानते हैं। वहीं जब ऊपर से ये पानी नीचे गिरेगा तो इसमें कुछ चूने का अंश होगा और वो चूने का अंश नीचे से भी एक स्तंभ के रूप में ऊपर उठ जाएगा। तो नीचे से इस उठे हुए स्तंभ को स्टेलेग्माइट नाम से जानते हैं और ये स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट दोनों जब बढ़ते रहेंगे तो बढ़ते बढ़ते दोनों जब एक दूसरे से मिल जाएंगे तो ये कंदरा स्तंभ के नाम से, यानी ये कंदरा का एक पिलर जैसा खड़ा हो जाएगा तो ये पूरा एक स्तंभ जैसा बन जाएगा, इसे कंदरा स्तंभ नाम से जानेंगे। और यही ये भूमिगत जल की द्वारा निर्मित ये स्थलाकृति होगी। यही स्थलाकृति पर्वतों पर बहुत ही पाई जाती है और आप लोग जानते होंगे कि इस स्थलाकृति के ही सहारे यहाँ पर आतंकवादी लोग इन गुफाओं में रहते हैं। जैसे कि ओसामा बिन लादेन जो था वो ऐसी ही कंदराओं में रहता था। ये वो हिमालय से लगा हुआ अफगानिस्तान का क्षेत्र है, हिमालय का पर्वत है, उसे इन कंदराओं की बहुत अच्छी जानकारी थी और वो अपना बार करके और काम करके इन्हीं कंदराओं के अंदर घुस जाता था और वहीं पर रहता था। ये कंदराएं बहुत ही खतरनाक होती हैं और इन कंदराओं के अंदर का ज्ञान जिसे हो जाएगा वो उसके अंदर सुरक्षित बच जाता है और बाहर गलत कार्य करके उसी के अंदर चला जाता है। तो आगे दोस्तों देखते हैं कि हमारी एक कंदराओं के बाद अंधी घाटी बनती है, यानी कि एक ऐसी स्थलाकृति बनती है जिसे हम अंधी घाटी के नाम से जानते हैं। और ये अंधी घाटी और शुष्क घाटी दोनों एक ही साथ बनती हैं। जैसे कि कहीं पर नदी बहती हुई जा रही होती है और बहती हुई नदी जा रही है, इसी के बीच में चूने और पत्थर की चट्टानें पड़ गईं तो ये नदी यहाँ से चूना पत्थर का घुलाव शुरू हो जाएगा और ये घुलते घुलते नदी का बहाव उधर ना होके ये नीचे की तरफ हो जाएगा और जब ये बहाव नीचे की तरफ होगा तो इधर की जो घाटी नदी घाटी होगी वो सूख जाएगी। तो इस सूखी हुई नदी घाटी को शुष्क घाटी के नाम से जानेंगे। वहीं ये जब पानी नीचे चला जाएगा तो इस घाटी में अंधेरा हो जाएगा, तो इस घाटी को अंधी घाटी के नाम से जानेंगे। तो ये जो आकृति बनती है उसे अंधी घाटी कहते हैं और इधर जो आकृति बनती है क्योंकि इसमें पानी नहीं होता है इसलिए इसे शुष्क घाटी के नाम से जानते हैं। अगली आकृति बनती है टेरा रोसा, यानी पृथ्वी पर जब ये चूना पत्थर बह जाता है और बह के कहीं जमाव कर दिया जाता है यानी निक्षेपण हो जाता है तो उस निक्षेपण के द्वारा बहुत ही महीन किले और चूना और लोहे के कण इसमें जमा होते हैं और एक हल्की सी पृथ्वी के ऊपर परत जम जाती है, तो उस परत को टेरा रोसा के नाम से जानते हैं। यही हमारी टेरा रोसा आकृति होगी। अगली आकृति है हम्स आकृति। जब बनती है जब कहीं पर चट्टानों में चूने का पत्थर और कठोर चट्टानों का समागम होता है तो वो चूने का पत्थर तो बहा दिया जाता है, यानी घुलकर नीचे चला जाएगा या पानी के साथ आगे चला जाएगा। तो जो वो नीचे चला जाएगा उसी के बाद में जो कठोर चट्टानों के स्तंभ जैसे टीले जैसे खड़े हुए रह जाएंगे, उन खड़े हुए टीलों को ही हम्स कहते हैं और इसे हे स्टेक और मोगोटेस नाम से भी जानते हैं। यानी कि हम्स को ही हे स्टेक और मोगोटेस के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों हमारी कुछ स्थल आकृतियाँ हैं जो कि पृथ्वी के आंतरिक जल यानी कि भूमिगत जल द्वारा
निर्मित होती हैं। इन्हें काष्ठ आकृति या भूमिगत जल आकृति भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये अध्ययन आज खत्म होता है। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।